औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप फाइन होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 32, सेकेंड ईयर M2 फिज़िक्स का। लेक्चर नंबर 32 M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 17 हमने जो है उसको स्टार्ट किया हुआ। डेट हमारे पास 1/1/12/2021 है आज। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने जो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसके अंदर पॉलीमर, अमॉर्फस और क्रिस्टल लेटस और पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो उनको डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये किस में आ जाता है? डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जो है ये आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आता है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। यानी कि जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करते हैं तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ जो स्टडी करते हैं वो डीफॉर्मेशन का मतलब होता है, वैसे आम इसको मैं आपको मतलब बताऊं तो किसी चीज़ को की शेप में, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या एरिया के अंदर कोई चेंज लेके आना, डीफॉर्म करना, शक्ल को बदल देना। ठीक है, डीफॉर्मेशन क्या है? शक्ल को बदल देना। अब वो शक्ल जो है वो आप किस तरह बदल सकते हैं? उस शक्ल में डीफॉर्मेशन वो लेंथ में भी हो सकती है, वो एरिया में भी हो सकती है और वो वॉल्यूम में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक वायर है, ठीक है, रबड़ की वायर है, आप उसको अगर खींचते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रबड़ की, ये तो अभी इलास्टिक मटेरियल नहीं है, लेकिन अगर रबड़ की वायर आप उसको खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी। जब उसके ऊपर फोर्स आप छोड़ देंगे तो वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। तो ये क्या किया है? जब आपने उसको खींचा है तो उसकी लेंथ के अंदर आपने जो है वो डीफॉर्मेशन यानी उसकी लेंथ को चेंज किया है। इसी तरह आपके पास एक रबड़ का बॉल है, ठीक है, रबड़ का बॉल जो होता है वो क्या होता है? आप उसको अपने हाथ में रख कर अगर दबाएं, रबड़ के बॉल को अगर आप हाथ में रख कर दबाएं तो वो पिचक जाएगा, लेकिन जो ही आप अपने हाथ की फोर्स जो है उसको हटाएंगे तो वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ये भी आपने क्या किया? जब हाथ में रख के आपने पूरे बॉल को दबा दिया तो एक्चुअली आपने क्या किया कि आपने उसके अंदर डीफॉर्मेशन क्रिएट की, उसके वॉल्यूम के अंदर डीफॉर्मेशन जो है उसको क्रिएट की। इसी तरह अगर किसी सरफेस को हम लें और वो सरफेस का जो एक पार्ट का एरिया है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो रबड़ का गेंद है, इस रबड़ के गेंद को आप सेंटर से काट देते हैं तो आप इसके जो दोनों फेस है वो एक सरफेस बन जाएगी। आप उस कटे हुए गेंद के एक पार्ट को लें और हाथ में दबाएं तो वो सरफेस जो है वो भी दब जाएगी, ठीक है, यानी कि उसका एरिया सरफेस का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी क्या है? ये एग्जांपल्स हैं किसकी? डीफॉर्मेशन की। तो डीफॉर्मेशन को अब अगर हम फिजिक्स की रूह से अगर हम इसको डिफाइन करें तो जो चेंज प्रोड्यूस होती है, द चेंज प्रोड्यूस्ड इन लेंथ के अंदर, शेप के अंदर और वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, इनमें जब चेंज पैदा हो, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स,
ठीक है, जब आपने बॉडी को जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर रखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डीफॉर्मेशन। यानी कि अगर किसी बॉडी की शेप, वॉल्यूम या लेंथ में फोर्स के लगाने से चेंज आए, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर, उसकी शेप के अंदर या उसके वॉल्यूम में, ठीक है, अगर चेंज आए एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मेशन। अब इसमें आप देखें कि आपको एक और एग्जांपल से यहां पर हम जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जांपल 1 लें आप। एग्जांपल 1 में है कि एक सॉफ्ट रबड़ बॉल है, ये सॉफ्ट रबर बॉल, ठीक है, एक सॉफ्ट रबर बॉल है। वी होल्ड इट इन आवर हैंड्स, हम इसको अपने हैंड्स में होल्ड करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, इसको दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं। वी स्क्वीज्ड का मतलब होता है दबाना। वी स्क्वीज्ड द बॉल, हम बॉल को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं। तो जो शेप है, द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल चेंज। तो शेप जो है वो चेंज होगी, स्क्वीज होगी, दब जाएगा, गेंद जो है वो दब जाएगा। अगर आप उसको स्टॉप कर दें स्क्वीज करना, यानी कि उसको दबाना छोड़ दें और अपने हाथ को ओपन कर दें, तो बॉल दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। इफ यू स्टॉप स्क्वीजिंग एंड ओपन योर हैंड, और अगर अपने हाथ को आप ओपन कर दें, हैंड, बॉल विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो बॉल जो है वो दोबारा जब आप फोर्स को हटा देंगे, जाहिर पता फोर्स क्या लगा रहे थे, हाथ से फोर्स लगा रहे थे, तो वो जो बॉल है जितनी देर तक आपने उसके ऊपर फोर्स लगाते रहे वो पिचक गया, वो स्क्वीज हो गया। लेकिन जो ही आपने फोर्स लगानी बंद कर दी, यानी कि अपने हाथ को ओपन कर दिया, खोल दिया, तो उसके बाद जो वो बॉल है दोबारा अपनी उस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जिसके अंदर आपने उसको दबाया था, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर हम इसको फिगर से डिस्क्राइब करें, तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल बॉल है, ये गोल एक ओरिजिनल बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब आप इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स, तो चारों तरफ से फोर्स लगेगी हाथ की, ये एफ, इधर से भी एफ फोर्स लगेगी, इधर से भी एफ, हर तरफ से इसके ऊपर एफ फोर्स लगेगी, ये, और हर तरफ से जितनी देर तक इस पर एफ फोर्स लगती रहेगी, ये क्या, ये बॉल पे चक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ही आप फोर्स हटाएंगे तो ये बॉल दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, ये फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन में, ये इनिशियल स्टेट है, यहां पर फोर्स लगाई, ये दोबारा फाइनल स्टेट है, उसी में वापस आ जाएगा, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल होगी। उसके बाद आप देखें अब दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि अगर आप एक साफ एक होल्ड करें रबर स्ट्रिंग को अपने हाथ में एंड मूव आवर हैंड अपार्ट, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज
ठीक है। वो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक रबड़ की वायर है, यूं आपने पकड़ी, आप उसको यूं खींचे, तो इस तरह करके खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इफ वी होल्ड टू एंड्स ऑफ रबर वायर, अगर हम दो एंड जो है उनको होल्ड करें रबर वायर के इन आवर हैंड्स, अपने हाथ में, ठीक है जी, और मूव करें अपने हैंड्स को अपार्ट, मूव आवर हैंड्स अपार्ट, यानी कि उसको खींचें, तो जो लेंथ है इस वायर की इट विल इंक्रीज, द लेंथ ऑफ वायर विल इंक्रीज। तो जो वायर की लेंथ है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज होगी। तो आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा जो है वो लेंथ इंक्रीज होगी, और जो ही आप ये फोर्स जो है उसको रिमूव कर देंगे तो स्ट्रिंग जो है वो अपनी दोबारा, या वायर जो है वो अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज द फोर्स, the length of wire will also increase। तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो भी इंक्रीज होगी, बट when we remove the force, the wire will come back to its original shape। तो वायर जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, यानी कि जब आपने फोर्स देखिए, जितनी देर आपने उसको फोर्स लगाई, रबड़ की वायर थी वो खिंच गई, ठीक है, उसको खींच लिया आपने, और जितनी देर तक आप उसको खींचते रहेंगे उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी। लेकिन जो ही आप उसके ऊपर फोर्स लगानी बंद कर देंगे, यानी कि वो वक्ती तौर पर डीफॉर्मेशन आई, उसके ऊपर डीफॉर्मेशन उतनी देर तक आई जितनी देर तक आपने उसको खींचा, लेकिन जब आपने उसको खींचना छोड़ दिया, उसके ऊपर फोर्स लगानी जो है वो छोड़ दी, तो उसके बाद वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गई। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स होंगी किसकी, डीफॉर्मेशन की, यानी कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि उनका शेप, वॉल्यूम या लेंथ चेंज होता है अगर उनके ऊपर हम एक्सटर्नल से फोर्स, यानी कि बैरूनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। यानी कि आपने हम ये दो एग्जाम्पल्स आपने देखी, उनमें आपने देखा कि पहली एग्जाम्पल में हमने हाथ से फोर्स लगाई, गेंद जो है वो चिपक गया, ठीक है, स्क्वीज हो गया, फिर जब आपने हाथ की फोर्स छोड़ी तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गया। इसी तरह आपने जो है इसके अंदर जो वायर थी आपकी रबड़ की, उसको आपने अपने हाथों से खींचा तो वो लेंथ जो है उसकी लंबी होगी, लेकिन दोबारा जब वो आपने हाथ की जो फोर्स है उसको रिमूव किया तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गई। ठीक है। अब हमने इसी के ये जो दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं इन एग्जांपल के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इससे हमारे पास जो कंक्लूजन आता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है जी। जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं इनमें एटम्स जो हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, और ये एटम्स जो हैं ये क्या होते हैं, दे आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ये अपनी पोजीशंस के अबाउट जो है वो हेल्ड होते हैं, साकन होते हैं, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही जिन पोजीशन के ऊपर ये पड़े होते हैं वहीं पर ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं।
विच डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन दैम, क्योंकि ये जितने एटम्स होते हैं क्रिस्टल्स के, इन क्रिस्टल्स के दरमियान में, एटम्स के दरमियान में अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में जोड़े होती हैं। ठीक है, ये अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये जो इंटर एटॉमिक यानी कि जितने एटम्स होते हैं उस सॉलिड के, उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो एक डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इन एटम्स का इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो वहाँ से चेंज हो जाता है। यानी कि जब आप फोर्स लगाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि एटम्स जो होते हैं, आप देखें कि एटम्स अगर ये कोई मीन पोजीशन है तो एटम इस मीन पोजीशन के आगे पीछे यूं करके वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, अब ये पोजीशन फिक्स होती है, तमाम एटम्स की ये पोजीशंस फिक्स होती हैं किसी मटेरियल, किसी सॉलिड के अंदर। लेकिन जो ही आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब अगर ये अभी इस जगह पर वाइब्रेट कर रहा है तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होके इस जगह पे चला जाएगा, इनकी पोजीशन जो है वाइब्रेशंस की वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है इस वक्त जब इसकी पोजीशन फोर्स लगाने से डिस्प्लेस हुई है तो हम कहते हैं बॉडी जो है इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, तो इन क्रिस्टल सॉलिड्स, जो हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, इनमें नंबर 1 एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। इनमें एटम्स होते हैं एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, इकट्ठे होते हैं अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम positions due to interatomic cohesive forces। ठीक है जी, ये एटम्स इकट्ठे इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अंदर होते हैं इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस। ये कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होती हैं, ये इनको इकट्ठा किए रखे होती हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, इस किस्म की बॉडी के ऊपर, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, इस तरह की बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। ठीक है जी, तो डिस्टॉर्शन यानी कि चेंज, अ डिस्टॉर्शन इज रिजल्ट्स, तो एक डिस्टॉर्शन जो है वो हमारे पास रिजल्ट होती है because of displacement of atoms from their mean या equilibrium position, from their mean or equilibrium positions। तो ये एटम जब फोर्स लगती है तो आप इनकी वाइब्रेशन जो है वो अपनी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये जो स्टेट होती है किसी भी, ये स्टेट
कि जिसमें एटम्स का जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएं, दिस स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है जी, दिस स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये स्टेट जो है इसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट का नाम जो है वो देते हैं। ऑफ स्ट्रेस का नाम देते हैं, सॉरी रेस्ट लिख दिया, स्ट्रेस का नाम देते हैं, ये स्ट्रेस है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसी के अंदर एक टर्म है, यहां तक तो हमें पता चल गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये होती है कि आप अगर सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाएं और सॉलिड पर फोर्स लगाने से उसके एटम जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट या किसी भी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन की पोजीशन जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉलिड है ये है अंडर दी एक्सटर्नल फोर्स, और अंडर दी एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से जो हमारे पास एटम्स थे उनकी वाइब्रेशन जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस जो है वो हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस दबाव, जिसको हम दबाव का नाम भी देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है, दबा रही है। अच्छा, उसके बाद इसमें अब एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या इलास्टिक मटेरियल। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं और सिस्टम जो है वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे वापस आ जाता है और बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। ठीक है, कि प्रोवाइडेड के जो आपने एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाई है वो इतनी लार्ज नहीं है। तो ये फिनोमेना जो है, इस फिनोमेना को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। किसी बॉडी का अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाना जो है, ठीक है, ओरिजिनल शेप, यानी कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, स्ट्रेस लगाया तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जब आपने फोर्स को हटा दिया तो वो दोबारा अपनी असल शेप में वापस आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है जी। आप देखें मिसाल के तौर पर रबड़ का गेंद है, ठीक है, वो रबड़ का गेंद जो आपने दबाया, अब ये मार्कर है मेरे पास, इसके ऊपर मैं जितना मर्जी फोर्स लगा रहा हूँ ये नहीं दबेगा। ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है। इलास्टिक मटेरियल वो होता है कि जब आप उसको दबाएं तो वक्ती तौर पर उसकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन जब आप फोर्स को हटा दें तो उसके बाद आप वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आए। इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल अभी कि जो अपनी शेप को रीगेन कर ले, इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है रबड़ की वायर है, रबड़ का स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर हमारे पास जो रबड़ का बॉल है वो भी एक इलास्टिक मटेरियल है। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग भी जब आप दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है और जब उसके ऊपर से आप फोर्स हटा देते हैं तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न to its original shape after the removal of external force is known as इलास्टिसिटी। जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दें
और कोई मटेरियल अपनी असल हालत में वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और ये जो मटेरियल होता है, इस ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। मिसाल के तौर पर रबड़, स्प्रिंग, रबड़ का स्ट्रिंग, ये सारे क्या हैं, ये इलास्टिक मटेरियल्स हैं कि आप इनके ऊपर जितनी देर तक स्ट्रेस लगाई रखते हैं, फोर्स लगाई रखते हैं, उतनी देर तक तो इनकी शेप चेंज रहती है। वो फोर्स आप इनकी लेंथ पे भी लगा सकते हैं, इसकी शेप पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ही आप फोर्स जो है उसको हटाते हैं, तो फोर्स को हटाने के बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं। इसलिए इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं, दीज मटेरियल्स आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल्स। इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम इलास्टिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ तक हमें समझ आ गई कि डिफॉर्मेशन क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। अब हमने आगे जो कुछ टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन जो है उसको स्टडी करना है, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन की आगे से किस्में हैं, उन किस्मों को हमने स्टडी करना है, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो मैकेनिकल टेस्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड्स के ऊपर हम मैकेनिकल टेस्ट करते हैं, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं किन टर्म्स में, स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं। और ये किस तरह हम डिफाइन करते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, और उसकी वजह से जो डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसको मद्देनजर रखते हुए हम इनको डिफाइन करते हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, सिंपली क्या है, स्ट्रेस जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस सिंपली क्या है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये कहती है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो फोर्स आप अप्लाइड करते हैं किसी यूनिट एरिया के ऊपर, जो प्रोड्यूस करती है चेंज उसकी शेप में, वॉल्यूम में या लेंथ में, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड एट द यूनिट एरिया, ठीक है। जो यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रेस। तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ में चेंज आए, तो हम ये कहते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगी है ये एक्चुअली स्ट्रेस है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर भी होता है, ठीक है। प्रेशर भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस क्या है, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाना और फोर्स लगाने से उसकी शेप, लेंथ या उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आना, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस सिंपली क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितनी फोर्स एक यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है। आप इसके यूनिट्स देखें, आप एसआई यूनिट्स, तो आप इस एक्सप्रेशन को देखें, सिग्मा एफ ओवर ए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और न्यूटन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। तो स्ट्रेस जो है ये क्या कर सकता है, स्ट्रेस जो है इट कैन काज चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप,
यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल की लेंथ, वॉल्यूम या शेप के अंदर जो है वो स्ट्रेस जो है वो चेंज लेके आ सकता है। यानी कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे तो उसकी शेप, उसका वॉल्यूम और उसकी लेंथ के अंदर जो है वो चेंज आ जाएगी। ठीक है, अब हम फिर कल जो है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को स्टडी करेंगे और साथ स्ट्रेन को भी देखेंगे। अभी इधर ही मैं आज लेक्चर जो है वो एंड करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।